हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इसके लिए भी मैं आपको चार्ट्स प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैंने इस तरीके के चार्ट्स चैप्टर 1 के लिए प्रोवाइड करे थे। थोड़ा सा इन चार्ट्स को लेके मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट्स हैं ये आपको 1 डे बिफोर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। इवन आई वुड सजेस्ट कोई भी चैप्टर का अगर रिवीजन करना हो रात को सोने से पहले ओनली फॉर 20 मिनट्स, तो इसको ज़रूर 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 रेफ़र करो, ठीक है। चलो, तो आज हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 हमें आज कंप्लीट करना है, लेकिन चैप्टर 2 कंप्लीट करने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 के। अगर देखो तो चैप्टर 2 में मैंने क्या किया है ना, द सेक्शंस और द टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो भी सेक्शंस हैं और जो भी टॉपिक्स हैं, किस तरीके से उस सेक्शन में से क्या एग्जाम में पूछा गया था, प्लस उसके अटेम्प्ट। आई थिंक थोड़ी सी जो लाइनिंग है वो ऐसी रेंगती हुई इधर आ गई है, थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो मैं इसको ठीक करके आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में थी तो मैंने इसको अभी लिख दिया। सो गाइज, दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर 2। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है इन योर जनवरी 2026 अटेम्प्ट, ओके। जैसे अगर हम देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इंट्रेंचमेंट काफ़ी बार आ चुका है। एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम्स में जब जब आ चुका है मैंने वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। ये डिस्कशन ग्रुप में क्या चल रहा है, अरे बाप रे, ओके। डिस्कशन ग्रुप में कुछ तो बच्चे अपने आप में ही मेल मिलाप कर रहे हैं कि भाई आप हर ग्रुप में कैसे मिल जाते हो, ओके। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन हम जो है हमारा चैप्टर पूरा ही कंप्लीट कवर करने वाले हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैम, ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। दूसरा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपका कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं अगर ये रिवाइज करने हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए ना मैं इंस्टाग्राम पे एक सीरीज लेके आ रही हूँ विद द नेम मैं हूं ना। तो उस सीरीज में आप जो है एक एक मिनट में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल सेक्शन 7 एक मिनट में आपका हो जाएगा, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 1 मिनट में आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फटाफट फटाफट हो जाएगी, जिसमें आपको टेंशन लेने की कोई कौन हो ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो, तो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है? हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जब पढ़ा तो हमने उसमें कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर प्रीवियस किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, बरोबर बरोबर। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी का जन्म कैसे होता है। देखो, जो कंपनी होती है ना, मेरी जो कंपनी है वो कंपनी कैसी होती है? वो होती है एक लीगल एंटिटी। कंपनी एक लीगल पर्सन है। तो कंपनी का जन्म कैसे होता है? कंपनी का जन्म तब होता है जब आरओसी कंपनी को जो है, जब आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो होता है कंपनी का जन्म, ठीक है। अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही बोला गया है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये एक लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है। ऐसा नहीं कि वसूली भाई को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो वसूली भाई कंपनी अपनी स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता भाई। लॉफुल पर्पस के लिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज कंपनी को जब हम फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मैंने कंपनी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है कंपनी खुद ही उठ के चली जाएगी आरओसी के पास, खुद ही नोटिस दे देगी, खुद ही सारे फॉर्म्स भर लेगी, ऐसा नहीं होगा मेरे राजा। मैं एज अ प्रमोटर एक्ट करूंगी, मैं कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने की सारी प्रोसेस करूंगी, उसको बोलते हैं प्रमोटर। तो यहाँ पे हमारी पहली डेफिनेशन आ जाती है कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्सन जिसका नाम हो प्रोस्पेक्टस में, है
प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब जब आप पब्लिक से पैसा लेने के लिए उनको इनविटेशन देते हो, तो इनविटेशन कार्ड पे जब आपका नाम लिखा होता है तो मानते हैं ये कौन है? प्रमोटर। उसके बाद अगर एनुअल रिटर्न में भी लिखा हुआ है तो भी, अगर एनुअल रिटर्न जैसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जीएसटी रिटर्न होता है, वैसे कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है, एमजीटी 7 एंड एओसी 4। यस, तो जो एमजीटी 7 वाला मेरा एनुअल रिटर्न है या फिर जो एओसी 4 है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कंपनीज रिटर्न। क्या करूँ, सीए हूं ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस का टच बार बार आ ही जाता है। ओके, तो एनुअल रिटर्न में अगर ऐसा प्रमोटर आपका नाम लिखा हुआ है कि यार मिस्टर अंशुल इज द प्रमोटर ऑफ दैट फलाना कंपनी, और एनुअल रिटर्न पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा आप प्रमोटर हो। प्रमोटर राजा कौन होता है? कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, अभी कंपनी बनने की तैयारी चल रही है और आरओसी के पास हमको सारी प्रोसेस लेके जाना है, तो इसकी प्रोसेस आरओसी के पास, इसकी गुजारिश आरओसी से कौन करेगा? वो करता है प्रमोटर। ओके, उसके बाद जिसका कंपनी के अफेयर्स पर, ये वो वाला अफेयर नहीं है जो आप समझ रहे हो, कंट्रोल हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका कंट्रोल हो, है जी। इसका मतलब क्या? मतलब कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे जब कंट्रोल होता है, कंपनी के अफेयर्स पे जब कंट्रोल होता है, तो भी हम उसको क्या बोल देते हैं कि भाई ये कौन हो गया हमारा? ये हो गया हमारा प्रमोटर। इतना ठीक है क्या? नो, चलो इसको मैं बाद में करती जाऊंगी। उसके बाद कुछ मैंने आपको निमोनिक दिया है जस्ट टू लर्न कि प्रमोटर कौन कौन होता है। एक क्लैरिटी कॉर्नर है। क्या बोलता है क्लैरिटी कॉर्नर? आइए देखते हैं। क्लैरिटी कॉर्नर मुझे ये बोलता है कि भाई जो प्रमोटर है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब कि नॉर्मल मीनिंग में अगर कुछ भी आपको लगता है तो वो प्रमोटर हो जाता है। ओके, एंड देयर आर सब की जुडिशियल रेफरेंसेस, कुछ केस के रेफरेंस दिए हुए हैं। मैम ये केसेस एग्जाम में कोट करना जरूरी होता है क्या? तो मेरे राजा मेरे बच्चे, इसको कोट करना इज नॉट कंपलसरी, लेकिन कोट करोगे तो थोड़ा एग्जाम में एग्जामिनर के सामने आपका एज जरूर आपको मिलता है आपके नॉलेज का। तो कोई भी कंपनी को सेट करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है तो एक तो उसको प्रमोटर बोलते हैं, और दूसरा प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन टू द कंपनी। प्रमोटर एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था प्रिलिमिनरी के रिवीजन में कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करना किसे बोलते हैं। ओके, तो एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई इवन इफ नॉट एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन, मतलब एक कंपनी थी और ऑलरेडी कोई उसको प्रोसेस में लेके आ रहा था, ऑलरेडी कोई उसकी प्रोसेसेस कर रहा था फॉर आरओसी कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दो। बाद में एक बंदा आया और उसने हेल्प कर दी कैपिटल रेज करने में। मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी बिना कैपिटल के चल सकती है क्या? नहीं, कोई भी कंपनी बिना कैपिटल के नहीं चल सकती। तो जब आप किसी कंपनी को हेल्प करते हो कैपिटल रेस करने में, तब भी हम यही मानते हैं कि भाई क्योंकि आपने कंपनी को कैपिटल रेस करने में हेल्प करी है, तब भी आप क्या बन जाओगे? तब भी आप बन जाओगे प्रमोटर। तब भी आप क्या बन जाओगे? प्रमोटर। ठीक है, तो अगर आप हेल्प करते हो कंपनी को कैपिटल को रेज करने में, तब भी यू आर गोइंग टू बी अ प्रमोटर। देन उसके बाद प्रमोटर कौन कौन हो सकता है भाई? एक इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, एक फर्म हो सकता है, एसोसिएशन हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन, कंपनी, इनमें से कोई भी जो है प्रमोटर हो सकता है। और प्रमोटर जो है वो गुड फेथ में काम करना चाहिए। अरे ये तो हर लॉ बोलता है साहब, लेकिन क्या गुड फेथ में कोई काम करता है क्या? नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप जरूर रेफर करिए, आपको एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3 पहले देखें। क्या ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया हुआ है? यस इट इज इंपॉर्टेंट, मुझे बिल्कुल याद है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 3, सेक्शन 3A, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर भाई फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी को फॉर्म करना। फॉर्म करना मतलब कि भाई एक कंपनी बनाई, ऑन पेपर्स कंपनी बनाई हमने। हम आरओसी की सारी रिक्वायरमेंट, लॉ में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि आपको आरओसी को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको एओए बनाना पड़ेगा, आपको एमओए बनाना पड़ेगा, आपको जो है डायरेक्टर की साइन करवानी है, आपको जो है सीएसीएस से अप्रूव करवाना है। ये सारी प्रोसेस प्रमोटर करता है, बरोबर। लेकिन अब फॉर्मेशन होता कैसे है? कंपनी को किस
किस तरीके से एक प्रमोटर कंपनी को बनाता है, हमें ये देखना है। ओके, तो किस तरीके से एक प्रमोटर कंपनी को बनाता है हम उसे देखते हैं। सो फर्स्ट, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। अरे सबसे पहले भाई कंपनी किसके लिए फॉर्म्ड होनी चाहिए? इट शुड बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। ऐसा नहीं कि बच्चा चुराओ कंपनी, बच्चे ही चुराते फिर रहे हैं, वो भी कंपनी बना सकता है क्या? नहीं मेरे राजा। सो अ कंपनी शुड बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पसेस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, कब कहाँ पे नाम सब्सक्राइब करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैम एमओए क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं और मिनिमम मेंबर कितने रिक्वायर होते हैं। जैसे जब इंसान जन्म लेता है तो इंसान के भी 3 टाइप्स होते हैं, या तो वो लड़का होगा, या तो लड़की होगी, या तो कोई और रिस्पेक्टेड ब्रीड होगा। ओके, तो यहाँ पर भी 3 तरीके की टाइप्स होते हैं। इट इज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में मेरे को मिनिमम एक बंदा तो चाहिए, नाम से ही पता चलता है एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब बचा पब्लिक और प्राइवेट। तो देखो मेरे बच्चे, जो मेरी पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा, कम से कम, और प्राइवेट में कम से कम 2, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मेरा 1 पर्सन कंपनी तो जहां एक बंदा होता है उसको हटा दो। प्राइवेट कंपनी जहां पर मेरे 2 बंदे मिनिमम और मैक्सिमम 200 होते हैं। अब पता है क्या, इसमें भी एक मेंबर्स की लिमिट है कि ये 200 की लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी अपन देखेंगे। उसको हमने चैप्टर 1 में देखा हुआ है कि भाई एक्स एम्प्लॉयज को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। दूसरा, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम तो कितने भी ज्यादा चलेंगे। इसके लिए भी कुछ मैंने निमोनिक दे रखा है आपको, विच इज 7-to-1 रूल। 7-to-1, 7 होने चाहिए मिनिमम कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, 2 होने चाहिए मेरे प्राइवेट में, और 1 होने चाहिए 1 पर्सन कंपनी में। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होनी चाहिए। तो देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज मेरी होनी चाहिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, विच इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी जो किसी की गारंटी से बनती है कि इस कंपनी को चलाने की, पैसा देने की सारी गारंटी हम लोग लेते हैं, कुछ मेंबर्स, कुछ पार्टनर्स, कुछ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब भाई सारी जिसकी भी जो भी लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। ओके, अब यहाँ पे भी एक क्लैरिटी कॉर्नर है कि भाई जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है कैन बी लिमिटेड ईदर बाय शेयर्स और गारंटी। यार देखो ना, जो एलएलपी होता है ना, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, और या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये दोनों हाइब्रिड ही होता है कंपनी और पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे क्या बोला, जो मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज है वो शेयर्स और गारंटी दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड में पार्टनर की और मेंबर की लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड। अब ये 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, ओ माई गॉड, 1 पर्सन क्या होती है? 1 पर्सन मतलब जिसमें एक ही बंदा होता है। मतलब देखो क्या हुआ ना, जब कंपनी बन रही थी तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि भाई मिनिमम 2 लोग चाहिए तभी जाके प्राइवेट कंपनी बनेगी, पब्लिक बनानी है तो मिनिमम 7 होने चाहिए। अब मैं तो एक ही हूँ, मेरे पास कोई और बंदा है ही नहीं, कोई और बंदी है ही नहीं जो मेरे साथ कंपनी बनाए, लेकिन मुझे भी कंपनीज एक्ट 2013 के सारे बेनिफिट उठाने हैं और मुझे जो बिजनेस करना है वो एज अ कंपनी करना है। तो मैं क्या करूं? तो हमारे लिए, आपके मेरे लिए ऑप्शन दे दिया 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी का मतलब होता है जहां पर सिर्फ 1 पर्सन होता है और उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, 1 पर्सन होता है। अब कौन 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता है? पहले तो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमारे वो जुक्कू ने, मार्क जुकरबर्ग, उसने कोई भी रोबोट लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये बनाएगा 1 पर्सन कंपनी। नो, कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आप और हम जैसा एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और वो इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, आउट ऑफ इंडिया वाले पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये 1 पर्सन कंपनी का बेनिफिट किसको दिया है? सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन भाई बहनों को, जो कि या तो वो इंडिया में रेसिडेंट हो या फिर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। ध्यान देना भाई, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर में अक्कल होती है क्या? नहीं, तो वो माइनर नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई देखो, 1 पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी और नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 पर्सन। मैंने बोला यार 1 पर्सन कंपनी, तो मैं एक पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर या नॉमिनी हो सकता है। मैम नॉमिनी का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, कल को वो चल बसा या फिर
इनसेन हो गया, तो उसके बदले कंपनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए आपको एक नॉमिनी को दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे जाने के बाद या मेरे पगला जाने के बाद इस पूरी संपत्ति का मालिक, इस सबको संभालने वाला ये बंदा होने वाला है, मतलब एक तरीके से आपका वारिस। तो आपको नॉमिनी लिख के देना पड़ेगा। अब वो जो नॉमिनी मैंने अटेंड करा है और जो मैं हूं, मैं एक कंपनी में ही मेंबर और एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 1% कंपनी और मैंने सिर्फ मेरे नाम से 4 1% कंपनी निकाल दी, मतलब पर्सन एक ही और कंपनी 4 नहीं, पर्सन भी एक और उसके नाम से कंपनी भी एक होनी चाहिए। अब वैसे ही मैंने मेरे भाई को मेरी कंपनी में नॉमिनी रखा, तो मेरा भाई अपने दोस्त की कंपनी में भी जाके नॉमिनी बन गया। नहीं, तुम एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो। अब यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में मोर देन या फिर इक्वल टू कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे होने चाहिए। स्टेड इन इंडिया होना चाहिए आपका मोर देन और इक्वल टू 120 डेज। अब ओपीसी क्या नहीं कर सकती है? ओपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बना सकती है, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती है। भाई साहब ऐसा क्यों? सेक्शन 8 कंपनी हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरों की भलाई करती है, जो भले के लिए काम करती है। अब तुम अकेले इंसान, तुम अकेले किसका क्या भला कर दोगे? तुम्हारा भला करो वही काफी है। इसीलिए 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये एनबीएफसी की एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर सकती है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप लोग दूसरों को लोन देते हो, दूसरों को पैसा उधार देते हो। भाई अगर इतना बड़ा बिजनेस करना है तो और पार्टनर्स को लेके आओ, ताकि लोगों के ऊपर भी रिस्क ना रहे, तुम्हारे अकेले के भी रिस्क ना आए। इसलिए एनबीसी और सेक्शन 8 कंपनी, ये जो है दोनों चीजें एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं कर सकती है। एंड दीज आर द निमोनिक जो आप याद कर सकते हो। यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है आपके एमसीक्यू और आपके क्वेश्चन और केस स्टडीज भी। ओके, देन उसके बाद देखो कभी भी, अच्छा ये एमओए का मतलब हमने चैप्टर 1 में भी समझा था। एमओए का मतलब एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। इंटरनल, कंपनी के इंटरनल के लिए होता है कि एक्सटर्नल के लिए होता है? एक्सटर्नल के लिए होता है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब हर ओपीसी को, एवरी ओपीसी शेल इंडिकेट नॉमिनी नेम इन एमओए। आपके एमओए में नॉमिनी को लिखना पड़ेगा। आपको हर 1% कंपनी को नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है अपने एमओए में, उसकी कंसेंट से। ऐसे थोड़ी मैं कल को मेरे भाई के पास गई और मैंने बोला चल रहे चिकने मेरी 1% कंपनी में फटाफट से नॉमिनी बन जा, ऐसे नहीं होता दादा। उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी हमको। दूसरा, नॉमिनी बिकम्स मेंबर। नॉमिनी मेंबर कब बनेगा? जब डेथ या इनकैपेसिटी हो जाएगी किसकी? ओरिजिनल मेंबर की। उसके बाद मेंबर में चेंज नॉमिनी। मेंबर कभी भी, मेरे को मेरे भाई के ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने उसी को चेंज कर दिया। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है? देखो नॉमिनी जो है वो विड्रॉ कर सकता है अपनी कंसेंट मेंबर टू अपॉइंट अनादर विद इन 15 डेज। अगर मेरे भाई ने खुद ही इनकार कर दिया कि भाई देख पहले तो मैंने तुझे कंसेंट दी थी लेकिन अब मैं नहीं बनना चाहता मेंबर तुम्हारी 1% कंपनी में, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई भविष्य नहीं है, मुझे अपने साथ लेके मत डूब। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया तो मुझे विद इन 15 डेज दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा और मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। मुझे 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देख भाई ऐसा लफड़ा हो गया है। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं ओपीसी को। क्या रिलैक्सेशन है? अगेन चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में इसको पढ़ा था। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन प्रिलिमिनरी से बहुत बार पूछा गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी 5 चीजें आती हैं? आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आता है प्रॉफिट एंड लॉस, आता है मेरी बैलेंस शीट, आता है सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आप एफआर फाइनल में पढ़ने वाले हो, एंड फिफ्थ आता है मेरा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ओके बरोबर। अब यहाँ पर एक्सेप्शन मिला हुआ है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 1% कंपनी चाहे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है 1% कंपनी एक अकेला इंसान है इसके अंदर, तो ये अकेला तन्हा इंसान क्या करेगा? इसलिए एनुअल रिटर्न में तुम डायरेक्टर से ही साइन करवा सकते हो, तुमको नॉट नेसेसरीली सीएस को फीस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप बोर्ड मीटिंग जो है हाफ ईयरली कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एजीएम करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर एजीएम। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप विद इन 6 मंथ्स ऑफ ईयर एंड फाइल कर सकते हो। दीज आर सम रिलैक्सेशंस फॉर ओपीसी वाले मेंबर्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट।
ओके इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद मेंबर सेवरली लायबल, अब ये क्या होता है भाई, सेक्शन 3A जो है एग्जाम में आ चुका है, तो एक बार अपन इसको देखते हैं। मेंबर सेवरली लायबल मतलब, देखो मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या हो, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करी आपने, और उस इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने क्या करा कि भाई 7 या 2 मेंबर, पब्लिक के केस में 7, प्राइवेट के केस में 2 मेंबर, अगर इससे कम मेंबर हुए, या फिर आपने 6 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू रखा, ये जानते हुए कि भाई हमारे जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो कम हो चुके हैं, तो सारे जो लोग हैं वो लायबल होंगे और आरओसी उनकी गर्दन पकड़ लेगा। ठीक है, तो वो पूरे लायबल होंगे। इसको मैं बोलती हूँ 6M रूल, 6 मंथ्स रूल। 6 महीने तक अगर 7 या फिर 2 लोगों से कम में कंपनी रन करती है तो आप लायबल हो जाएंगे। दूसरा फिर आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7 राजा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये देखो, ये मेरी कंपनी बन गई, ये कंपनी कैसे, ये वाला, ये कंपनी कैसे बनती है। देखो इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं, देर आर सम स्टेप्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन। व्हाट आर दीज स्टेप्स? पहला, डिटरमाइन द नेचर, पहले तो डिसाइड करो तुमको पब्लिक कंपनी बनानी है कि प्राइवेट कंपनी बना रही है। फिर रिजर्व द नेम, एक ये फॉर्म होता है, आप रिजर्व नेम, आप उसका नाम सोचो और उसका नाम को रिजर्व करो। उसके बाद एमओए और एओए बनाओ। राजा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी बताया था। एमओए का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी और आउटसाइडर सबके रूल्स, और एओए का मतलब सिर्फ हमारे इंटरनल रूल्स। फाइल करो एमओए और एओए, अपने पास रखोगे क्या, खाओगे क्या उसको? नहीं, आरओसी को फाइल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर से कंसेंट लेंगे कि तुम हमारी कंपनी के पहले डायरेक्ट महाअनुभवी डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हो। जब बोलेंगे कि यस वी आर रेडी, उनसे कंसेंट लो, आरओसी को दो। फाइल करो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फीस पे करो, सर्टिफिकेट पाओ, और उसके बाद रजिस्टर ऑफिस का डिक्लेरेशन दे दो। रजिस्टर ऑफिस क्या राजा? अपनी कंपनी का घर, कि भाई हमारा जो आरओसी है वो कहाँ सारे चीजें हमको देगा। ठीक है, तो हमको इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी बताना पड़ेगा। देन वी हैव, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ते हैं? मुझे फाइल करना पड़ेगा मेरा एमओए और एओए। पहली चीज एमओए एओए को फाइल करो। दूसरी चीज, सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उस पर साइन करेंगे। तीसरी, अगर कोई इलिटरेट है तो अंगूठा जिंदाबाद, अंगूठा लगा दो। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो किसी ऑथोराइज डायरेक्टर ने भी साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पे तो भी चलेगा। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट पे इन सारे लोगों को साइन वगैरह करनी है या फिर अंगूठा लगाना है। एलएलपी का डेजिग्नेटेड ऑथोराइज पार्टनर उस पर साइन कर लेगा, और अगर फॉरेन नेशन है तो वो जो है नोटरी से साइन करवा लेगा। अब यहाँ पे डिटेल्ड जो है पूरे जो सब्सक्राइबर है उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब कि नाम, पता, कहाँ रहते हो, नेशनलिटी क्या है, सब। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। देखो जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो वो कंपनी सही फॉर्म हो रही है और कंपनीज एक्ट 2013 को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो वो डिक्लेरेशन साइन किया होना चाहिए किसी प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट ने, और डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। अच्छा, ये डायरेक्टर, मैनेजर और जो सेक्रेटरी है, दीज आर दी की KPM, खास लोग ऑफ आर कंपनी। व्हाट इज KPM? इट इज की मैनेजरियल पर्सन। खास लोगों की डेफिनेशन अगेन चैप्टर 1 में हमने पढ़ी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम डिक्लेरेशन लेंगे सब्सक्राइबर से, एंड उस डिक्लेरेशन में क्या होगा कि भाई कसम खाओ कि तुम किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं हुए हो। पहली चीज डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कसम खाओ कि आप किसी भी जुर्म में जो है कन्विक्ट नहीं हुए हो। दूसरा, आपने 5 साल में, पिछले 5 साल में आप किसी भी फ्रॉड के अंतर्गत गिल्टी नहीं पाए गए हो, और जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट है और ट्रू है। ये 3 चीज़ों का आपको देना पड़ेगा। क्या कि भाई पिछले 5 साल में कोई फ्रॉड नहीं करा है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू और कंप्लीट है, और मैं किसी भी ऑफेंस का गिल्टी नहीं हूँ। ये 3 चीज़ें, 3 डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर से कंसेंट लो। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टर से कंसेंट लेंगे हम, उसकी पर्सनल डिटेल लेंगे, उसका एड्रेस, नेशनलिटी, पेन और डेन नंबर। व्हाट इज डेन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है राजा। अब उसके बाद
अब उसके बाद अपने पास क्या आता है, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर्स, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं जो एमओए में आ रहे हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो हमको देनी होती है। नाउ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राजा हमने इतना पढ़ा जस्ट बिकॉज इसके लिए कि भाई मेरे को ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए। जब ये सर्टिफिकेट मिलता है तभी मानते हैं कि भाई कंपनी का जन्म हो गया है। तो सारे जब आरओ रजिस्ट्रार जो है जब सारे डॉक्यूमेंट्स को और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर देगा तो वो जो है हमको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11। इसमें जो है मेरा सर्टिफिकेट क्या क्या इंक्लूड करता है, पेन ऑफ द कंपनी और सिन ऑफ द कंपनी। व्हाट इज सिन? सिन इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर राजा, कुछ इस तरीके का सिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निमोनिक क्या है, पिक। द निमोनिक इज पिक। पिक जो है मेंशन होता है मेरे इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में, विच इज पेन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशूड एंड सिन अलॉटेड। तो मान लिया जाएगा कंपनी का जन्म हो चुका है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मेरे राजा, जो भी आपने कंसेंट्स ली थी CA से, सब्सक्राइबर्स के नाम, डायरेक्टर की कंसेंट कि मैं पिछले 5 साल में मैंने कुछ घोटाला नहीं करा, कुछ फ्रॉड नहीं करा, मैंने कुछ भी ऑफेंस नहीं किया है, ट्रू और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को संभाल के रखने पड़ेंगे। कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स कब तक संभाल के रखने पड़ेंगे? उनको संभाल के रखने पड़ेंगे ये टिल डिसोल्यूशन, जब तक कंपनी राख में नहीं मिल जाती। मतलब जन्म से अंत तक, आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक जो है आपको वो डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना पड़ेगा मेरे राजा। अगर आपने कुछ भी झूठ बोल के, मतलब तुमने अगर ROC का पप्पू बनाया तो ROC तुमको बोलेगा कि फ्रॉड 447, मैं भूल गई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 447 के अंडर आपको फ्रॉड के अंदर जो है ये लोग लाइबल मान लेंगे और तुम्हारी 12 बजा देंगे। ओके, अगर बाद में ये प्रूव हो गया कि भाई कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा ली थी या कुछ फ्रॉड किया है, तो कंपनी के प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और जिसने भी डिक्लेरेशन दिया था, मतलब कि CA, CS, CM, एडवोकेट, सबके लग गए भाई, सब चले गए फ्रॉड 447 में। उसके बाद आ गया हमारे ये ट्रिब्यूनल साहब। ट्रिब्यूनल साहब जो है इंडिया में बहुत फेमस है हमारे कंपनी लॉ में, विच इज ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जब NCLT सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई तुमने तो फ्रॉड करा है, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मैनेजमेंट को, चेंज करते हैं MOA AOA को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये लोग लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बता देते हैं, मतलब डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कंपनी का नाम रजिस्टर से निकाल देते हैं, काट के फेंक देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रजिस्टर से ऐसा नाम काट देना। एंड वाइंड अप द कंपनी, कंपनी को वाउंड अप कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। उसके बाद अरे सीधी सी बात है ना भाई, अपॉर्चुनिटी ऑफ सुनने के लिए तो उनको मौका दिया जाएगा कि आपको आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ मौके दिए जाएंगे, आप वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दी जाएगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद दिस इज माय सेक्शन 8। सेक्शन 8 में आपको यूं खड़े खड़े समझा सकती हूँ, ये वो कंपनी होती है जिसको प्रॉफिट में, जिसको पैसे में कोई मोह माया नहीं है, जो ये है जो बोलता है कि भाई पैसा क्या है, पैसा हाथ की धूल है, ठीक है, आज है कल नहीं है, इसलिए हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जो लोगों का भला करेगी, लोगों का भला करेगी। ये वो कंपनी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। अब हु कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, कौन इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो उसका ऑब्जेक्ट है वो प्रमोट करना है चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज, अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेगा अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए और इंटेंड है कि भाई प्रॉफिट, अरे भाई इसको देख लेना। मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 8 कंपनी क्या चाहता है? लोगों को भला करना चाहता है। हाँ जी मैडम, सेक्शन 8 कंपनी लोगों का भला करना चाहता है। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अपने मेंबर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना। लेकिन जब तुमको लोगों का भला करना है तो तुम तुम्हारे प्रॉफिट को भलाई में यूज करोगे ना, उसका हिस्सा क्यों दोगे किसी को? इसलिए लॉजिकल भी है ना मेरे दोस्त कि भाई डिविडेंड जो है सेक्शन 8 कंपनी में नहीं मिलता है। यहाँ से MCQ आता है, यहाँ केस स्टडी भी बन सकती है, ध्यान रखना। अब उसके बाद लाइसेंस कौन ग्रांट करता है? लाइसेंस ग्रांट करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको डेलीगेट कर रखा है ROC को, और रीजनल डायरेक्टर भी करता है। अब उसके बाद नेम के रूल्स क्या है? वर्ड्स जैसे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड आपको यूज नहीं करने हैं, बट एंजॉय
बट दिस कंपनी इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको INC 32 फाइल करना है, आपको फ्यूचर इनकम एक्सपेंडिचर बताने हैं 3 साल के, मतलब आने वाले 3 साल में हमारे क्या इनकम एक्सपेंडिचर होगी। भाई ये भी तो देखिए, पता नहीं तुम वही खुद खुद फटीचर निकले और चले हो सेक्शन 8 कंपनी बनाए, बताओ तो सही 3 साल में कितना कमा के कितना आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाओगे। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर हम आ गए CA CS CMA एंड एडवोकेट को। ओके, मैं बताऊं प्रैक्टिस में इसमें बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब अगर आपको आपके MOA में चेंज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसका लॉजिक सिंपल बताऊं क्या, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी और मैंने बोला कि आने वाले 3 साल में मैं 10 करोड़ रुपए कमाने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का भला करूँ, इसलिए मुझे सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, खोल लो। अब मैंने मेरे MOA और AOA में लिखा था कि भाई मेरा मकसद क्या है, मैं गरीबी मिटाना चाहती हूँ, मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं बच्चों को फ्री में खाना देना चाहती हूँ, लोगों के लिए घर बनवाना चाहती हूँ। ये सब देख के ROC ने, मतलब वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसने डेलीगेट करके रखा है ROC को, ROC ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि ले बहन, दिस इज योर सर्टिफिकेट एंड आप जो है ये काम करो। मैंने कहा ठीक है। आप बताओ, मेरा MOA AOA देख के ही मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया था, अब मैं उसको MOA AOA बदल दूंगी क्या? अब मैंने उसमें लिख दिया नहीं, मैं बच्चों को खाना नहीं प्रोवाइड करूंगी, मैं उनका खाना छीन लूंगी। ठीक है, मैंने बोला मैं गरीबों को जो है घर प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं और जिस घर में रह रहे हैं ना वो भी हड़प लूंगी। मैंने मेरे MOA में ये कर दिया। तो भाई आपका जो बेस था रजिस्ट्रेशन का, आपने उसी को बदल लिया, तो उसको आप ऐसे ही नहीं बदल सकते, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्या सेक्शन 8 कंपनी अदर टाइप में कन्वर्ट हो सकती है क्या? तो देखो क्या होता है ना, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, हम जो है ना बिल्कुल एकदम खुशी खुशी में हमने बोला कि यार हम तो ये कंपनी बनाएंगे, वो कंपनी बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोला अच्छा भी लगा, लेकिन अब लग रहा है ना हमसे ना हो पाएगा, अब हमको दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगी। याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है मुझे। और उसके बाद मैं फॉर्म 18 फाइल करूंगी। इसका मतलब क्या है, देखो मैं कभी भी एक कंपनी जब शिफ्ट होती है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इधर ध्यान से सुनना, कंपनी मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ये है मेरी सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, इसके नाम पे हो सकता है मुझे कई बार नोटिस रिसीव हुए हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, GST डिपार्टमेंट के, कि भाई टैक्स की लाइबिलिटी तुम्हारी बाकी है, टैक्स की लाइबिलिटी पूरी करो। मैंने क्या करा, इसको पे करने की जगह दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो गई और मैंने उसका लाइसेंस ले लिया। मतलब ये कंपनी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। मतलब जो इनकम टैक्स वालों को और जो GST वालों को पैसा लेना था, ये तो पप्पू बन गए ना। फिर तो हर कंपनी ऐसा करेगी, बार बार अपने रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाती रहेगी। तो सरकार का पप्पू ना बने, इसीलिए सरकार क्या बोलती है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका कोई भी पैसा बाकी नहीं है, आपका कोई भी पैसा बाकी नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, रीजनल डायरेक्टर इश्यूज अप्रूवल। रीजनल डायरेक्टर जो है अप्रूवल को इशू करता है। अथॉरिटीज में रिप्रेजेंट विद इन 60 डेज। आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई मेरा जो है इनकम टैक्स का और किसी का पैसा बाकी नहीं है, तो अथॉरिटीज को ये लोग पूछते हैं कि भाई ROC पूछता है कि क्या सच में इसका कोई लेना देना आपसे बाकी नहीं है, तो मैं इस कंपनी को बंद करके इसको नया स्टेटस दे दूं क्या? 60 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ता है। ओके, उसके बाद देयर इज एन निमोनिक विच यू कैन लर्न। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस कंपनी कब रिवोकेट करती है, कब आपका ROC लाइसेंस रिवोक करता है? देखो बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस रिवोक कर सकती है अगर आपने किसी भी कंडीशन को वॉयलेट किया। तो आपको कंडीशन रखी थी सरकार ने कि आप बोल रहे हो फ्री का खाना देना है तो वही देना है, और आपने बाद में क्या करा, बच्चों को खराब क्वालिटी का खाना देने लग गए, तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दूसरा, अगर आप फ्रॉडुलेंटली या फिर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम करते हो, तब भी आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब ऑन रिवोकेशन, ROC जो है जैसे ही आपका लाइसेंस रद्द करा, आपका रिवोकेशन हो गया लाइसेंस का, आपके वर्ड के सामने लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को वाउंड अप करो और जो सरप्लस असेट है कंपनी बंद, और जितनी इनकी एक्स्ट्रा सरप्लस फायदा बच रहा है, असेट बच रही है, वो या तो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर दो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी फंड में इसको डाल दो। ठीक है, या फिर इसको अमलगमेट कर दो किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ। अब पेनल्टी क्या है, अगर आपने सेक्शन 8 में कुछ भी लफड़ा करा तो दिस इज माई पेनल्टी राजा। अगर आपने डिफॉल्ट करा इन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट जो भी आपको बोला था करने के लिए वो आपने वैसे तरीके से नहीं किया,
तो आपको फाइन लग सकता है 10 लाख और 1 करोड़ का। जो डिफॉल्ट बाय डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स है उनको 25,000 से 25 लाख तक का, और फ्रॉडुलेंट किया तो भाई वो तो फिर सीधा 447 फ्रॉड में ही चला जाएगा। देन आई हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं बताती हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। ये भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 4 में ही काम कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? जब मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाती हूँ जो मेरे कंपनी के इंटरनल रूल्स को देखता है, जब मेरे कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूल्स को फ्रेम करता है, तो मैं उसको बोलती हूँ एमओए। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इस पे आईसीआई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार केस स्टडीज पूछी, और वो एमओए और एओए से रिलेटेड ही है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे राजा मेरे बच्चे। एमओए का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज सेक्शन 4 ऑफ आवर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कंपनी जो है बताती है अपना स्कोप और रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स। जैसे कि हमारे घर पे कोई भी मेहमान आते हैं, अगेन मैंने चैप्टर 1 में आपको समझा था, मेरे घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो घर वालों के लिए अलग रूल होते हैं, इट इज एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बाहर वालों के लिए अलग होता है, इट इज एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जब बाहर वालों के साथ हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं इसमें, तो इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं मेरे राजा जो हमको देखने हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? पहला तो नेम क्लॉज, कि हमारा नाम जो है कैसा होना चाहिए, नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी, नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। सिचुएशन क्लॉज, आप कहाँ पे सिचुएटेड हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, अच्छा मेरी बात सुनो, एमओए क्यों, एक बात बताओ, कोई कंपनी है, जैसे समझो मैं रिलायंस की कंपनी हूँ, ठीक है, या फिर वो भी छोड़ो, मैं एक बंदी हूँ, मैं एक सीए हूँ, मुझे रिलायंस के साथ एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिलायंस का प्रॉपर नाम क्या है? ऐसा तो नहीं कोई और नाम है। या फिर दूसरा, जो रिलायंस है उसका रजिस्टर ऑफिस क्या है, रिलायंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब हम एमओए देख के पता करते हैं। इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर नेम क्लॉज का मतलब ये होता है कि भाई एंड्स विथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में होता है। दूसरा सिचुएशन क्लॉज, ये रजिस्टर्ड होता है ऑफिस के स्टेट, मतलब भाई कहाँ पर तुम्हारा ऑफिस रजिस्टर्ड है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अगर कंपनी मेरे साथ प्रोजेक्ट करते करते डूब गई तो लाइबिलिटी किसकी आएगी। कैपिटल क्लॉज, कितनी कैपिटल है तुम्हारे धंधे में। आपका एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, तुम्हारा सब्सक्राइबर का एग्रीमेंट बताओ, याद है अभी अभी कंपनी फॉर्म करते टाइम सब्सक्राइबर्स की साइन ली थी। और दूसरा नॉमिनेशन क्लॉज, अगर ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके प्लेस पर कौन सा नॉमिनी आके काम करेगा। तो दिस इज नो स्लैक, ये सारे इसके प्रोविजंस हैं। अब देखो, रिजर्विंग नेम ऑफ अ कंपनी, आपको जब भी नाम चाहिए तो आप जो है विद इन, अगर आपको लगता है कि भाई आपको आपके नाम में कुछ चेंज करवाना है तो विद इन 15 डेज आप चेंज करवा सकते हो। दूसरा, नाम के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि देखो नाम जो है वो टू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या फिर लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मर्डरिंग, ओके, द मर्डर कंपनी, ये क्या बात है, द सुपारी लो कंपनी, द बच्चा चोर कंपनी, इस तरीके का नाम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर कोई अनडिजायरेबल नेम है तो वो भी आप नहीं रख सकते हो। अगर कुछ ऐसा आप लिखते हो जैसे मोदी जी प्राइवेट लिमिटेड या फिर नरेंद्र मोदी लिमिटेड, तो इससे पता चल रहा है कि यार क्या पता ये नरेंद्र मोदी जी की ही कंपनी है, तो ऐसा कुछ भी इंप्रेशन नहीं देना जिससे लगे कि ये जो है गवर्नमेंट से लिंक्ड कंपनी है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, जैसे कि बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, प्रेसिडेंट, पीएम एटसेट्रा, बिकॉज दीज ऑल द नेम आर रजिस्टर्ड फॉर द गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, अच्छा ये गवर्नमेंट वाले नाम क्यों यूज नहीं करने? देखो प्राइवेट कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है, सामने वाले से आप पैसा ले रहे हो और उसको अगर ऐसा लग रहा है कि यार तुम उसको ऐसा बता रहे हो अपनी कंपनी के नाम से कि भाई ये पब्लिक कंपनी है, तो सामने वाला तो ठग गया ना यार। अब नाउ क्लैरिटी कॉर्नर, आप इसको एक बार देख लेना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइबर्स बिकम बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम इन एमओए, सच कंपनी शैल बी केपेबल ऑफ। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ आप एक्सरसाइज कर सकते हो सारे फंक्शन, आपके जो है सारे परपेचुअल सक्सेशन, मतलब चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। आपने शायद परपेचुटी पढ़ा होगा इन योर एफएम। देन एक्वायरिंग, होल्डिंग और डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी, आप
कोई भी असेट को जो है एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो या सेल कर सकते हो और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट था। एडिशनल रिलैक्सेशन क्या मिला है सेक्शन 8 कंपनीज को? कुछ और एडिशनल रिलैक्सेशन है कि आप जनरल मीटिंग जो है 14 डेज के नोटिस में इंस्टेड ऑफ 21 आप 14 डेज का नोटिस भी दे सकते हो। वैसे जनरल मीटिंग में बोलता है कि 21 दिन का क्लियर नोटिस देना है, लेकिन तुमने 14 दिन का दिया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर नो नीड फॉर मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई मिनिमम डायरेक्टर्स की लिमिट नहीं होती, कोई मैंडेटरी नॉमिनेशन या रेम्युनरेशन की जरूरत या फिर कोई भी कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं होती। कमिटीज आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले। अब एक बार नेम क्लॉज को पढ़ लेते हैं। नेम क्लॉज जो है आपको इस फॉर्म में अपनी कंपनी का नेम जो है लेना है। इसमें आप अपनी कंपनी का नेम लिखकर अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे ये नाम चाहिए। वो नाम आइडेंटिकल या फिर रिसेंबल नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से या फिर ट्रेडमार्क से। मेरे दोस्त, व्हाट इज ट्रेडमार्क? आपने ऐसा टी ऐसा देखा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा रजिस्टर्ड वर्ड देखा होगा, दिस इज ट्रेडमार्क्ड। ओके, तो आप उस नाम को यूज नहीं कर सकते। मस्ट नॉट इंक्लूड वर्ड्स, गवर्नमेंट के कनेक्शन में नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर ही देखा था राजा, वही है। आइडेंटिकल नेम के कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल को रीड कर लेना। जैसे कि ए बी सी लिमिटेड, तो बीच में बिंदु, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु लिमिटेड, सेम ही दिख रहा है। टेक लिमिटेड टेक्स लिमिटेड, ऐसा नहीं होगा। एसेंड और एसेंडेड सेम ही लग रहा है ना। डिस्क और डिस्क, बीके और बीके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार इसको जरूर 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 से रीड करें। इसके लिए मैंने कुछ निमोनिक आपको हर टॉपिक के लिए मिल जाएंगे। लाइक अगर कोई टॉपिक याद करने में दिक्कत हो रही है, निमोनिक याद करो, आगे बढ़ जाओ, याद रह जाएगा। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम, नेम का रिजर्वेशन कैसे कराना है? रजिस्ट्रार रिजर्व कर सकता है नेम फॉर 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 60 डेज फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। सुनो, यहाँ पे क्या होता है ना, आपने जैसे ही कंपनी को कंपनी ने नेम के लिए अप्लाई करा तो कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो नेम रिजर्व कर सकता है 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब 20 दिन तक आपका नाम रिजर्व रहेगा। एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या? यस, ये कुछ एक्सटेंशन हैं जो आपको देखने हैं। मैम इसको एक बार अच्छे से देखना है क्या? यस, इसको अच्छे से देखना है। अगर आपने जो नाम रिजर्व कराया है उसको अगर कैंसिल करना है, मतलब अगर आपने गलत नाम अप्लाई कर दिया या फिर गलती से अप्लाई कर दिया तो नाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी 1,00,000 रुपए की। ओके, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रजिस्ट्रार जो है डायरेक्ट कर सकता है आपको नाम चेंज करने के लिए विद इन 3 डेज, या फिर स्ट्राइक ऑफ कर सकता है नाम रजिस्ट्रेशन से, या फिर वाइंडिंग अप के लिए फाइल कर सकता है अगर आपने गलत नाम अप्लाई कर दिया है। तो हमने यहाँ पे कुछ देखे थे ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स, अगर इनमें से कुछ भी अप्लाई कर दिया है तो भाई डायरेक्टर जो है आपकी वाट लगा, सॉरी आरओसी आपकी वाट लगा सकता है। नाउ व्हाट इज सिचुएशन क्लॉज? एमओए जो है स्टेट करना चाहिए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आरओ कहाँ सिचुएटेड है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस की, मेरी बात सुनो, आपकी सारी बुक्स वहाँ रखी हुई है। अगर रजिस्ट्रार को आरओसी को कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो पोस्ट आपके आरओ पे ही आने वाला है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आने वाला है। तो भाई जब रजिस्टर्ड ऑफिस पे आने वाला है, आपके आरओ पे आने वाला है, तो वो एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, एड्रेस फॉर नोटिस। तो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में जो है कैपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेडी होना चाहिए कि आप उसमें जो है रजिस्ट्रेशन, सॉरी आरओसी से सारे, ये मेरे बाल क्यों बिगड़ रहा है बार बार, आप जो है आरओसी से सारे कम्युनिकेशन ले सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज? अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वगैरह सब आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है? देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब किस पर्पज से ये कंपनी आई है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विजन, आपने एसए में पढ़ा होगा विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, बस वही यहाँ पे पर्पस है कि कौन से पर्पज से, क्या ऑब्जेक्ट है इस कंपनी का फॉर्म होने का। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? देखो कंपनी कैन नॉट डू एक्ट बियॉन्ड एमओए ऑब्जेक्ट, सच एक्ट अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड एंड नॉट रेक्टिफाइबल इवन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब अगर तुमने शेयर होल्डर्स ने मिलके अगर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या कंसेंट भी घुमा दी तब भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे एमओए में जो लिखा हुआ है तुम उससे बाहर का कोई काम नहीं कर सकते हो। देन अगर किया तो क्या हो जाएगा? वॉइड एक्ट हो जाएगा, अगर शेयर होल्डर भी ठीक नहीं कर सकते, और पार्टीज कांट इन्फोर्स और क्लेम। ठीक है, अब ये केस दिया हुआ है, आप इस केस को देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो केसेस होते हैं, दीज केसेस आर इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप इसको एग्जाम में कोट करते हो तो आपको उसका बहुत अच्छा एज मिलता है। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी क्लॉज? कि भाई कोई भी कंपनी के साथ अगर मैं किसी भी तरीके की प्रोजेक्ट में घुस रही हूँ या फिर किसी भी तरीके का काम करी, तो मुझे पता होना चाहिए इस कंपनी में किसकी लायबिलिटी कितनी है। तो इसमें बताते हैं कि अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, तुमने कंपनी का
तुमने कंपनी का 1,000 का शेयर खरीदा और तुमने 800 रुपए तक का पे कर दिया, अभी अनपेड कितना है 200, तो तुम कंपनी को सिर्फ 200 देने के लिए लायबल हो। अगर कल को कंपनी डूबती भी है तो तुम सिर्फ 200 ही दोगे। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी, तुमने 5 करोड़ की गारंटी दे रखी है। अब जब तक अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो आपको 5 करोड़ देने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद कैपिटल क्लॉज, भाई कितना ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट है, फिक्स वैल्यू कितनी है शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कितने हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स जो एग्री हुआ है टू टेक, सिंपल है ये तो। नॉमिनेशन क्लॉज, 1% कंपनी के केस में आपको नॉमिनेशन बताना पड़ेगा। एंड देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 जिसमें बताया गया है टेबल ए रिलेटेड होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसको सिर्फ आप रीड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम आते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है मेरी रूल बुक, इंटरनल रूल बुक, कि भाई कंपनी इंटरनली कैसे क्या काम करेगी। कंपनी के इंटरनल रूल्स किस में लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब के मेंबर्स और कंपनी का रिलेशनशिप, मतलब ये घर के अंदर की बात है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो रूल्स है वो डिफाइन करता है हमारा एओए। कंपनी मेंबर्स एक तरफ और आउटसाइडर्स एक तरफ, आउटसाइडर्स और कंपनी और मेंबर्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है एमओए। अगर मैं इसको यहाँ पे और अच्छे से बताऊं तो ये है मेरी कंपनी और ये है मेरी कंपनी और ये है मेरे मेंबर्स, इनका रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप कौन डिफाइन करता है, एओए। दिस इज माय कंपनी, और कंपनी और ये मेंबर्स दोनों एक तरफ हैं और दूसरे जो हैं ये हैं आउटसाइडर्स। ओके, दीज आर दी आउटसाइडर्स। ये जो आउटसाइडर्स हैं इनके साथ जो रिलेशन इनका डिफाइन करता है, दीज आर माय आउटसाइडर्स, ये बताता है हमको एमओए। ठीक है, तो ये मेरा इंटरनल रूल बुक हो जाता है। नाउ यहाँ पे भी कुछ टेबल्स दी हुई हैं, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, और डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। देखो मेरी बात सुनो, इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा मजबूत कर देना है, किसी चीज को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की तिजोरी में, देखो ये नॉर्मल हमारे घर का एक रूल है, अच्छा घर के अंदर का रूल है, घर और घर के मेंबर्स का रूल, मतलब एओए में लिखा हुआ है घर और घर के मेंबर्स का रूल, मतलब कहाँ लिखा हुआ है, एओए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जनरली माना जाता है, जनरल रूल है कि आप घर के सारे हीरे जवाहरात जो पैसा है वो कहाँ रखोगे, तिजोरी में रखोगे। माना मेरी बात, ठीक है, हम तिजोरी में रखेंगे साहब, उसके आगे क्या, तिजोरी में रख दिया। लेकिन हमारे घर में अलग रूल चलता है, हमारा एओए बोलता है कि तिजोरी में के अंदर भी एक तिजोरी और उसके अंदर भी एक तिजोरी है और इन सब में 6 ताले लगते हैं, उधर अंदर ही हमको सारा पैसा, सारा गोल्ड, सारे हीरे जवाहरात रखने हैं। तो मेरी बात सुनो, जनरल रूल क्या बोलता है। अब यहाँ पे जनरल रूल मतलब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, समझो कंपनीज एक्ट, सोसाइटी का जनरल रूल ये बोलता है कि कीमती चीजें तिजोरी में रखो। लेकिन मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि मैं जो है इन सारे पैसे को कहाँ रखूंगी, मैं इन पैसों को रखूंगी तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी। मैंने इसको मोर प्रोटेक्टिव कर लिया। बस इंट्रेंचमेंट का मतलब यही होता है। जैसे अगर समझो कंपनीज एक्ट, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, समझो कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि किसी भी डायरेक्टर को हटाने के लिए आपको जो है 51% या फिर 10% से ज्यादा वोटिंग राइट वाले ने भी अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया या वोटिंग दे दी तो हम उस डायरेक्टर को हटा देंगे। लेकिन ये तो जनरल कंपनी लॉ बोलता है, मैंने मेरे इंटरनल रूल बुक में लिख दिया, मैंने मेरे एओए में लिख दिया कि भाई कंपनी का डायरेक्टर तब तक नहीं हट सकता जब तक 100% शेयर होल्डर अपनी कंसेंट ना दे दे। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टर को हटाने की जो प्रोसेस थी उसको और प्रोटेक्ट कर दिया, मैंने मेरे एओए में उसको और प्रोटेक्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई एक डायरेक्टर है उसको हटाना है, तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके हटा दो। लेकिन कंपनी का एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बोलता है कि जब तक 100% की कंसेंट नहीं मिलती तब तक ये डायरेक्टर नहीं हट सकता। तो आप क्या मानोगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे कि एओए? तो बच्चों को क्या लगता है भाई कंपनीज एक्ट तो बड़ा है उसी को फॉलो करेंगे। नहीं मेरे बच्चे, एओए में अगर इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है, इंट्रेंचमेंट मतलब और मजबूत कर दिया किसी लॉ को, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बस यही मेरा जो है
इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन बोलता है, इसको एक बार जरूर रीड करना, दिस इज इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ओए होए होए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अपन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो, जब कोई कंपनी के बाहर वाला, जब कोई आउटसाइडर कंपनी से कोई भी डील करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी के अंदर सारा काम अच्छे से चल रहा होगा। देखो, हम जो है ना, दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बच्चे जिस चीज़ में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ना, नहीं चलो पहले पहले मैं समझा देती हूँ। एमओए और एओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और एनीवन डील्ड विद द कंपनी डीम टू हैव नो द देयर कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मानता है कि अगर मैं समझो कल को रिलायंस के साथ कोई डील कर रही हूँ तो ऐसा माना जाएगा कि क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका इंटरनल रूल क्या है और इसका एक्सटर्नल रूल मतलब हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है, मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है मेरे राजा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। फिर से, ऐसा माना जाता है, इट इज डीम्ड कि आई हैव नॉलेज ऑफ कंपनीज एमओए और एओए। बाद में अगर कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है 60 दिन के बाद ही पैसा वापस करती है किसी भी प्रोजेक्ट में, मैंने कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करा और 20 दिन हो गए, कंपनी ने पैसे वापस नहीं करे, मैं कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने बोला इसके एमओए में क्या लिखा है, कंपनी बोला 60 दिन लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगी यार इसके एमओए में कुछ भी लिखा हो, मैं तो 20 दिन में मुझे पैसा चाहिए ना, मैंने तो बोला था 20 दिन में। तो भाई जज आपको बोलेगा कि मेरी बात सुनो, आपको एमओए और एओए का नॉलेज ऑलरेडी था तभी आपने इनके साथ डील करी है, हम ऐसा डीम करते हैं, और ये कहाँ पे होता है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात सुनो भाई साहब, ये जो केस है ना, इस केस को अच्छे से देखना, मैंने हाईलाइट भी करा है, दीज केसेस आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस केस, यहाँ पर भी देखो, अब डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इस केस के ऊपर ही इसका नाम लिख दिया गया है। अब दो है मेरे पास, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो क्या बोलता है कि इट इज डीम टू हैव अ नॉलेज, अ पर्सन हैज डीम दैट ही हैज अ नॉलेज ऑफ एमओए और एओए ऑफ अ कंपनी बिकॉज दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, आई एग्री, लेकिन एक बात बताओ, एमओए तो मैं मानती हूँ, चलो, एओए मतलब इंटरनल, ओके, एओए एमओए दोनों देख लिया, अब ये पढ़ने के बाद मैं क्या मानूंगी कि काम अच्छा ही कर रही होगी कंपनी। अब कंपनी के इंटरनल घोटाले चल रहे हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा, तब आता है डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आपने देखा आउटडोर इंडोर, इंडोर मतलब अंदर की बात, कंपनी के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है मुझे क्या पता, इन्होंने एओए में तो लिख के रखा है सब बढ़िया है तो मैंने वही मान लिया, एक्चुअल में क्या हो रहा है मुझे क्या पता, मैं कंपनी के अंदर थोड़ी काम करती हूँ। तो दिस इज डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली ये आपको वही केस दिया हुआ है, इस केस में क्या हुआ था कि भाई अगर कंपनी $50,000 से ज़्यादा का लोन लेती है तो सारे डायरेक्टर जो है उसको क्या करेंगे, देखो मैं इस केस को आपको समझाती हूँ। इस केस में क्या था ना कि कोई इस कंपनी में ऐसा था कि अगर 50,000 से ज़्यादा का लोन अमाउंट है तो भाई सारे डायरेक्टर्स को जो है अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो लोन वैलिड माना जाएगा। अब इस बेचारे एक आदमी ने $1,00,000 का कंपनी को लोन दे दिया और जब वापस लेने की बारी है तो कंपनी ने बोला हमारे डायरेक्टर्स ने तो अप्रूव ही नहीं करा था, हम तुमको वापस नहीं देंगे। ये गया कोर्ट में और कोर्ट को बोला कि जज साहब मुझसे $1,00,000 का लोन लिया, वापस नहीं करे। कंपनी ने बोला भाई हमारे यहाँ पे ना पॉलिसी है कि हम जो है 50,000 ज़्यादा का डॉलर का जो लोन होता है वो सारे डायरेक्टर्स अगर अप्रूव करते हैं तभी उसको वैलिड मानते। फिर इस भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आपको पता था, उसने बोला हाँ मैंने एमओए और एओए पढ़ा था और मैंने ऐसा माना कि क्योंकि $50,000 से ज़्यादा पैसा मुझसे उधार ले रहे हैं तो इन्होंने अप्रूव करवाया होगा डायरेक्टर से, मैं तो ये मान के चलूंगा ना, मुझे क्या पता इनके अंदर ऐसा, कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ नाम के लिए लिख के रखा है। तो केस जो है हमारे भाई साहब जीत गए थे कि भाई आपको नॉलेज था और एओए के लिए आपने डीम करा कि येस इनको ऑलरेडी इन्होंने वैसा ही काम किया होगा, तो इट इज माय डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो मेरी बात सुनो, जो डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये बोलता है कि आउटसाइडर को नॉलेज होना चाहिए एओए का, लेकिन इंडोर ये बोलता है कि नॉलेज तो है लेकिन एओए के अकॉर्डिंग जो एओए में लिखा है सेम वैसा कंपनी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आउटसाइडर, वो ऐसा मान लेगा कि वैसा ही हो रहा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजा, इसको देखना। कौन से केस में आपको एक्सेप्शन नहीं मिलते, जब आपको पूरा नॉलेज होता है कि कुछ घोटाला हो रहा है, जब फॉर्जरी मतलब फेक चीज़ का होता है, जब आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ भी हुआ है या फिर आपको पहले ही सस्पिशन था स्टिल आपने उसके साथ डील करी। इसको बस एक बार रीड करना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके,
सेक्शन 8, ओके, अगर आपने एओए और एमओए में कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई एक्ट बोलता है कि मिनिमम जो है आपकी 20% होल्डिंग होनी चाहिए, सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, और आपने एओए में लिख दिया नहीं हम इसको नहीं मानते। इंट्रेंचमेंट क्या बोलता है? अब इंट्रेंचमेंट में कंफ्यूज मत होना। इंट्रेंचमेंट ने एक लॉक लगाया, तुमने 4 लॉक और लगा दिए अपने एओए में। इंट्रेंचमेंट आपकी एक्ट में एक लॉक लगा था, तुमने वो एक लॉक भी खोल के तोड़ दिया। नहीं, तुमको मिनिमम एक्ट में जो लिखा है वो तो करना ही है, उससे एक्स्ट्रा करना है तो इंट्रेंचमेंट आता है, लेकिन उसको भी नहीं करना है तो वो आ जाता है कि भाई आप एमओए और एओए से एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अरे बाप रे, हमारे हमारे डिस्कशन ग्रुप पे कुछ तो बहुत बवाल ही हो रहा है लगता है। ओके, चलो उसके बाद दूसरा दूसरा हाँ, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, क्या इफेक्ट होता है इसको एक बार रीड कर देना, सिर्फ आप रीड कर दोगे तो भी चलेगा। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, क्या आप आपके एमओए में अल्टर कर सकते हो? यस, आप एडिशन, ओमिशन और सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा एंड फाइल करना होगा आरओसी के पास। आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है अगर सिर्फ आपको ऐड करना है या डिलीट करना है वर्ड प्राइवेट को, ठीक है, इसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। चेंज अलाउड नहीं होगा अगर आपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है। अगर आपने एनुअल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है तो चेंज इज़ नॉट अलाउड। कंपनी ने रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको किसी को पैसे वापस देना, आपने डिफॉल्ट करा और बाद में एमओए में चेंज कर दिया कि भाई मैंने फलाने से पैसे हमने लिए तो हम ना भी दे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई, आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अगर आपको लगता है कि आपका जो नाम है किसी और से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो विद इन अगर सिटी आपको चेंज करना है तो बोर्ड प्लस नोटिस टू आरओसी आपको देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। इधर बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। अगर विद इन स्टेट आरओसी सेम है लेकिन आपको विद इन स्टेट चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन और नोटिस टू आरओसी, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, यहाँ पे रेजोल्यूशन में कंफ्यूजन होता है इसलिए ध्यान रखना। विद इन स्टेट डिफरेंट आरओसी है तो आपको रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर की परमिशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, और वन स्टेट से अनदर स्टेट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अप्रूवल लगेगी। ओके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू अटैच विद INC 23, INC 23 दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको अलग स्टेट में ही जाना है, आपको आरओसी ही बदलवाना है तो आपको अल्टर्ड एमओए, जनरल मीटिंग के मिनट्स, आपकी बोर्ड रिपोर्ट्स और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, एक्नॉलेजमेंट सब देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप लॉ में कहीं भी लिख सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट देना है। 2 न्यूज़पेपर में, एक है वर्नेक्यूलर, मैं भूल गई, मुझसे नहीं भूला जा रहा, वर्नेक्यूलर लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ओके मैं कंटिन्यूस बोले जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी गले में पेन हो रहा है। ओके चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर आपको आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगेन आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी और वेबसाइट पर भी लिखना पड़ेगा। ओके देन अल्ट्रेशन ऑफ एओए, क्या एओए में अल्ट्रेशन कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनना है तो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लो विद इन 60 डेज। प्राइवेट से अगर पब्लिक बनना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है। आर्टिकल को भी चेंज करने के लिए सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ थोड़े से कम है जो आपको विद इन 15 डेज आरओसी के पास सबमिट करने पड़ते हैं। अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, यस आपको एमओए और एओए की हर कॉपी को अपडेट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली और प्रिंटेड भी करवाना है। नहीं करा तो 1000 पर कॉपी आपको क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। देन रजिस्टर्ड ऑफिस पे आते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस जो है होना चाहिए जहां पर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताती है आरओसी को, अपन ने ऊपर पढ़ा था, और आरओसी जो है विद इन सेम 30 डेज वेरिफिकेशन करता है INC 22 का, ठीक है। IFSC कंपनी के लिए 60 डेज अलाउड है इन प्लेस ऑफ 30 डेज। यहाँ पर
यस, इफ नेम चेंज इन लास्ट 2 years तो प्रिंट बोथ नेम्स। ओके, यहाँ पर एक्चुअली हर कंपनी को कुछ लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको सील में, जो अपन सील लगाते हैं ना, उसमें भी आपको आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डालना रहता है। देन वी हैव कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 10A। यस, आपको बिजनेस को कमेंसमेंट करना है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लेकिन आप तब तक बिजनेस नहीं कर सकते हो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता रजिस्टर्ड ऑफिस का। देखो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए। डिफॉल्ट करा तो दिस इज द पेनल्टी विच यू कैन गाइज रेफर। कन्वर्जेशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, इसका आता है क्या? आता तो नहीं है खैर इनका, बट ठीक है, हम देख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है। देखो देखो, कंपनी जो है कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को किसी और में, अगर वो आरओसी के पास अल्टर एमओए के साथ फाइल करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए एओए को अल्टर करना पड़ेगा, आरओसी वेरीफाई करेगा और उसके बाद आरओसी आपका पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आपको नया रजिस्ट्रेशन दे देगा, जब भी आपको एज अ नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सेक्शन 19 सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सब्सिडियरी हो गया बेटा और होल्डिंग कंपनी हो गया बाप। तो बाप तो बेटे पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बेटा बाप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो शेयर जब होल्ड करते हैं तो सब्सिडियरी के पास कंट्रोल आ जाएगा। इसीलिए होल्डिंग कंपनी में सब्सिडियरी जो है शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस और यही हमको देखने हैं। अगर सिर्फ एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, कोई डिसीज मेंबर था उसके लिए एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडियरी होल्ड करती है शेयर तो चलेगा। अगर सब्सिडियरी एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब वो फिड्यूशरी कैपेसिटी, ठीक है, अगर एज ए ट्रस्टी होल्ड करती है तो भी चलेगा। और इफ शेयर सब्सिडियरी वाज शेयर होल्डर बिफोर बिकमिंग सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बनने से पहले ही वो उस कंपनी के शेयर होल्ड करता था तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट देखो, कंपनी आरओसी किस तरीके से डॉक्यूमेंट सर्व करता है कंपनी को या फिर ऑफिसर को, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर सर्विस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है। रजिस्ट्रार और मेंबर्स को इस तरीके से जो है हम कुरियर की सर्विसेज देते हैं। मतलब कोई भी अगर आपको आरओसी को अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है मेंबर्स के पास तो वो पोस्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, स्पीड पोस्ट, कुरियर डिलीवरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको भेज सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, फैक्स करना, ईमेल करना, ठीक है। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, नोटिस ऑफ मीटिंग आफ्टर 48 आवर्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के 48 आवर्स में, और एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉर्मल कोर्स ऑफ पोस्ट। इससे रिलेटेड एक रूल है, इस रूल को आप रीड कर लेना, बस इस रूल को आपको रीड करना चाहिए। इट इज़ अ सिंपल रूल, जो आप रीड करोगे तो अच्छा होगा। यहाँ तक तो इसका रूल ही चल रहा है। एंड देन देयर आर सम, ओके, जस्ट रीड दीज सेक्शंस। इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं है, आप इसको सिर्फ रीड भी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। कुछ मैंने एंड में टिप्स दी हैं, ठीक है, उन टिप्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो गाइस, जो ये मेरा सेक्शन चैप्टर 22 है, चैप्टर 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कर लूँगी टेलीग्राम पे। इसके चार्ट्स, जैसे हमने चैप्टर 1 के चार्ट बनाए वैसे चैप्टर 1 के जैसे चार्ट बनाए वैसे आपको चार्ट भी मिल जाएंगे। एंड दीज आर द नोट्स, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम से। और आई वुड सजेस्ट आप इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लोगे तो, बिकॉज एंड टाइम पे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चैप्टर 2 गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 8 मार्क्स का भी कभी कभी आ जाता है, मिनिमम 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक कंपनी के फाउंडेशन बेसिक को समझना के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। और आईसीआई आपके बेसिक्स को आजकल बहुत टेस्ट कर रहा है, इसीलिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न और टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और कोई भी आपको अगर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा या फिर व्हाट्सएप पे बताइएगा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण एवरीवन।